बनाए जा रहे हैं। रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला ने सिर्फ 1.5 एकड़ जमीन पर सफलतापूर्वक खेती करके देश के उन किसानों के लिए एक उदाहरण पेश किया है जिसके पास बहुत कम खेती की जमीन है। महू घूमते समय मुझे रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला जी के बारे में पता चला। महू में वह ग्रीन कर्नल के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो मैं यहाँ रिटायर्ड कर्नल से मिलने उनके खेत पे आई हुई हूँ। नमस्ते कर्नल। नमस्ते। मैं यहाँ महू में घूम रही थी और मुझे आपके बारे में पता चला। आप महू में ग्रीन कर्नल के नाम से प्रसिद्ध हैं, ऐसा क्यों? शायद इस वजह से क्योंकि आसपास जो रंग हावी है आप देख सकते हैं। खैर वो ग्रीन ही है। खैर ये तो एक बोलने वाली बात है, पर ये लोगों का प्रेम रहा है क्योंकि मैं पर्यावरण से संबंधित विषयों पर काफ़ी काम करता रहा हूँ अपने स्तर पर ही। मैंने जो खेती की और खेती की पद्धति का जो मैं फॉलो करता हूँ वो भी पर्यावरण के अनुरूप है, जिससे कम से कम नुकसान पहुँचाए बिना मैं खेती करता हूँ। और उसके अलावा वृक्ष पालन में मेरा बहुत रुझान रहा है। मैं कई सालों से इस काम में जुड़ा हुआ हूँ, तो शायद इसी वजह से लोग मुझे अब अपने प्रेम से ग्रीन कर्नल बोलने लगे और उनके प्रेम को मैं स्वीकार करता हूँ सर आँखों पर। जी, ये काम आपने कब शुरू किया? ये मैं आर्मी में था और सन 2005 में मैंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ली थी आर्मी से, और इस घर में हम आ गए थे दिसंबर 2005 में। हालांकि जो पेड़ लगाने का काम है वो तो करीब 1 साल पहले से शुरू हो गया था, जब घर बनना शुरू हुआ था तभी से। जी, आपको ये काम करने की प्रेरणा कहाँ से आई? उन दिनों से ही लोगों में जागरूकता जो है वो बढ़ती जा रही थी कि एक तो पर्यावरण का बहुत ह्रास हो रहा है, पेड़ कट रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है, जो किसान उगा रहा है वो खाने लायक है कि नहीं, उसके ऊपर, गुणवत्ता के ऊपर, उसमें मौजूद रसायनों के ऊपर सवाल उठने शुरू हो गए थे। तो जब मैंने सोचा कि मैं रिटायर होने के बाद क्या करूं, तो ये चीज़ मुझे समझ में आई कि मैं इन्हीं दोनों विषयों पर काम करूं, और कोशिश ये रही और शायद कुछ कर भी पाया कि उन दोनों को एक साथ में मिला पाया हूं। और मेरा पहली प्रेरणा तो ये थी कि मैं अपने परिवार को शुद्ध, पौष्टिक, विष रहित भोजन उपलब्ध करा सकूं, और इसी वजह से मैंने ये काम शुरू किया था। तो ये जो आपकी टेक्निक है वो दूसरे किसानों से कैसे डिफरेंट है? काफ़ी हद तक अलग है। आप आमतौर पे कहीं पर भी खेत जब सुनते हैं तो आपको खड़े खेत, लहलहाते हुए खेत, एक ही फसल के खेत दिमाग में आते हैं। शुरुआत जो मेरा अंतर है वहाँ से, वहीं से है जी, क्योंकि वो एक मोनोक्रॉपिंग का तो तरीका होता है, जब जो आदमी एक फसल को बहुत ज़्यादा कैश के बदले में बेचने के लिए उगाता है। जी, मेरा जो उससे अंतर है वो ये है कि मैं सबसे पहले अपने परिवार के लिए उगाता हूँ, जो शेष बचता है उसको बाहर देने के लिए उगाता हूँ। जब ये बात दिमाग में है तो सीधी सी बात है कि मैं इस तरह की खेती में किसी भी तरह के रसायन का उपयोग नहीं करता हूँ। कोई भी रासायनिक कीटनाशक हो, खरपतवार नाशक हो या प्रिजर्वेटिव हो, कोई भी चीज़ यहाँ इस्तेमाल नहीं होती। तीसरी बात, मैं यहाँ जो भी उत्पादन लेता हूँ वो उसका कुछ ना कुछ प्रोसेसिंग करके या तो अपने परिवार के उपयोग में लेता हूँ या किसी को अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है। और चौथा, जो मैं ये जो खेती है वो आप शायद देख पा रहे होंगे कि छोटे से भूखंड में, मतलब 1.5 एकड़ में ही आपको कितने अलग अलग तरह के पेड़ दिख रहे होंगे, कितने अलग अलग तरह की फसलें छोटी छोटी मात्रा में लग रही होंगी। जी, ये बुनियादी फर्क है मोनोक्रॉपिंग से, कि मैं जब अपने लिए उगाऊंगा तो मैं ज़्यादातर चीज़ें जो मेरे उपयोग की हैं साल भर की वार्षिक आवश्यकताओं की, वो सारी की सारी मैं यहाँ उगाऊँ।
जी। तो ये चंद एक अंतर है जो कि ये पूरी पद्धति को बदल देते हैं। और इसको जब मैंने शुरू किया था तो मैंने अपने सोच से शुरू किया, बाद में पता चला कि इसे कृषि वानिकी भी कहा जाता है, जी। एग्रो फॉरेस्ट्री का हिंदी अनुवाद, इसे पर्माकल्चर भी कहा जाता है। जी। और इसमें मुख्य बात यह है कि खुले खेत के बजाय यहाँ पर जंगल है जी। और जंगल के साथ में खेती हो रही है, यानी कि जंगल और खेत एक जगह पे ला दिए गए हैं। जी। ये बुनियादी फर्क है। जी। मुझे आप ये भी बताएं कि जो हमारे किसान हैं उन्हें ये इस पद्धति से कैसे फायदा मिल सकता है? मेरी समझ है, क्योंकि मैं अब प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन द ईटिंग कहा जाता है, तो जो मैं कर रहा हूँ जाहिर सी बात है कि मैं बहुत अच्छी चीज़ मान रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ, न केवल अपने लिए बल्कि पर्यावरण के लिए भी। और बाकी किसानों की जो मैं हालत आजकल देखता हूँ, सुनता हूँ, उनके बारे में आप भी पढ़ती जी। होंगी जी। कि वे बहुत परेशानी में हैं। जी। उन्हें अपने उत्पादन को उचित मुआवजा नहीं मिल रहा, उनके खेत बंजर होते जा रहे हैं, पानी जी। उपलब्ध नहीं है, और जो उगाते हैं वो इतनी प्रचुर मात्रा में उगाते हैं कि उसके बाद उसका पैसा उनको नहीं मिलता। जी। आगे जाते हुए जिस तरह से ज़मीन खराब हो रही है, पानी मिलना कम हो रहा है, जी। तो ये नौबत ज़रूर आएगी कि खेती का उत्पादन ही कम होता जाएगा। कई सारे ऐसे शोध हुए हैं जो कि बताते हैं कि 2030 तक अभी जो उत्पादन हो पा रहा है उसका करीब करीब आधा हो जाएगा, क्योंकि ज़मीनें जी। खराब हो जाएंगी, जी। पानी नहीं होगा। जी। और 2050 तक तो चौथाई हो जाएगा। जी। तो इसमें बहुत आवश्यक है कि हम इस पद्धति से खेती करें, जहाँ की पर्यावरण को भी हम संरक्षित रखें। पेड़ों से क्या होता है, हवा भी शुद्ध होती है, पानी भी शुद्ध होता है, भोजन भी मिलता है, जी। मेरे हर तरह की आवश्यकता यहाँ से पूरी होती है। जी। तो आगे जाते हुए मैं ये समझता हूँ कि किसानों को भी इससे फायदा मिलेगा, और वो जब इस तरह की खेती करेंगे और अपने उत्पाद को वैल्यू ऐड करके आगे बेचेंगे तो उनकी आमदनी भी उतनी ही बढ़ेगी। तो अभी जो चल रहा है मेरी समझ में ठीक नहीं है, इसीलिए मैं उसके कुछ अलग हटके कर रहा हूँ, और इसी तरह का मॉडल शायद आगे अवश्य संभव ही हो जाएगा सबके लिए अडॉप्ट करना। हाँ, जब आपने फ़ायदे की बात की तो एक चीज़ मैं और उसको रेखांकित करना चाहूँगा कि एक इकाई भूमि यानी कि 1 बीघा या 1 एकड़ को हम अगर तुलना करें इस पद्धति से और जो आम आप देखते हैं जी। मोनोक्रॉपिंग का फसल, तो मेरा उत्पादन और मेरी आमदनी कईयों गुना उससे अधिक होता है। जी। अब वो मैंने कभी शोध नहीं किया, आंकड़े में नहीं बोल सकता, पर वो कईयों गुना उससे ज़्यादा है। जी। कर्नल शुक्ला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके समय के लिए। मुझे यकीन है कि हमारे देश के किसानों को इस पद्धति से को अपनाने से बहुत लाभ होगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। रिटायर्ड कर्नल अनुराग शुक्ला से मुलाकात के बाद अब मैं जा रही हूँ एक पास के गांव में जिसका नाम है चिखली। रास्ते में एक खूबसूरत झरना है, इसे टिंचा फॉल कहते हैं। बारिश के समय यह झरना अपने पूरे वेग से बहता है और बड़ा मनोहारी लगता है। चिखली गांव में हेमराज चंदेल का संयुक्त परिवार अपनी पूरी लगन से खेती और पशुपालन कर रहा है। हेमराज चंदेल के साथ 4 भाइयों का ये परिवार खेती में अपना पूरा योगदान दे रहा है। इन 5 भाइयों ने अपनी मेहनत से खेती की जमीन को बड़ा किया और आज इनके पास 120 बीघा जमीन है। खेती के साथ साथ दूध का उत्पादन भी होता है। लगभग 600 लीटर दूध रोजाना निकाला जाता है और इस दूध को इंदौर मार्केट में भेजा जाता है। खेती में आलू, गेहूं, सोयाबीन, सब्जियां, बरसीम, मक्का की पैदावार ली जाती है। हेमराज चंदेल द्वारा गोबर की खाद का भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा खासा पशुधन होने के कारण इनके पास प्रचुर मात्रा में गोबर खाद बनता है। 5 भाइयों का संयुक्त परिवार रात दिन खेती में लगा रहता है, जिसका परिणाम यह है कि उनको अच्छी पैदावार और मुनाफा मिल जाता है। अपनी मेहनत और लगन से इन 5 भाइयों ने एक अनुकरणीय उदाहरण पेश किया है।
खेती की हमारे दादाजी के समय से शुरुआत हुई थी। यहाँ पर हम ग्राम चिकली के निवासी हैं। हमारे दादाजी यहाँ खेती करते थे। उनके बाद हमारे पिताजी ने खेती संभाली और हमारे पिताजी को देखते हुए पढ़ाई के साथ में फिर हम पांचों भाइयों ने खेती संभाली। ये क्या हुआ कि हमारे परिवार में जब हम पढ़ाई करते थे तो पिताजी और माताजी एक ही चीज़ समझाते थे कि पांचों भाइयों को किस प्रकार से इकट्ठे रहना है और किस प्रकार से जो हमारे दादाजी ने यहाँ पे नाम रखा है उसको कहाँ तक और आगे तक ले जाना है। तो इसमें संयुक्त परिवार बना के रखा हमारी माताजी ने और हमेशा हमें एक ही चीज़ का वो सपोर्ट करते रहिए और हम जैसा वो बताते रहिए वैसा काम करते रहिए। अब जैसे हम यहाँ पांचों भाई हैं, पांचों भाइयों में जैसे मैं थोड़ा सा बाहर का काम संभाल लेता हूँ, रिश्तेदारी का काम संभाल लेता हूँ। ये मेरे छोटे भाई हुकमचंद, ये खेती में बहुत मास्टर आदमी है, खेती में बहुत बढ़िया काम करते हैं। उसके बाद में ये खेती का पूरा बोना, किस प्रकार से कौन सा अनाज लगाना, कौन सी फसल का चयन करना है और फिर ट्रैक्टर चलाने में ये हमारे रामराज भाई उससे छोटे वाले, ये बड़ा माहिर है ट्रैक्टर में। आप किसी प्रकार से भी अच्छी से अच्छी खेती की मतलब कि गहरी जुताई के बाद में उसको किस प्रकार से खेती को बनाना है, खाद की ध्यान रखना है, वो सारी चीज़ें इनको नॉलेज है। उसके बाद में फिर हमारे पास में डेयरी पालन भी है। तो कृषि के साथ साथ में हम क्या डेयरी पालन में भी पूरा ये रखते हैं। तो उसके लिए जितेंद्र और छोटा वाला सबसे छोटा भाई किशोर, वो क्या है कि वो डेयरी में लगे रहते हैं। इनको जानवरों का बड़ा शौक है। तो आज हमारे पास में क्या है कि कम से कम 120 जानवर है, जिसमें 40 गायें 60 भैंसें हैं। तो हम जब दूध का समय होता है तो पांचों भाई साथ में इकट्ठे होकर दूध निकाल लेते हैं, जिसमें हमारी बहुएं भी साथ देती है। जो इनके लड़के हैं, बच्चे हैं, वो भी खल बाटा करने में पूरा साथ देते हैं। इसमें हम किसी प्रकार की लेबर ये नहीं लगाते हैं, एक संयुक्त हम साथ में इकट्ठे ही होकर करते हैं। फिर खेती किसानी की जब बात आती है तो फिर खेती में हम मजदूर लगा के और ये जो 3 भाई है ये उस खेती को भी काम कर लेते हैं। जैसे अभी हमने पहले सोयाबीन लगाया था। सोयाबीन लगाने के बाद में हमारे पिताजी ने भी यहाँ पर 130 बीघा ज़मीन कर दी। अब उसमें क्या हुआ कि सोयाबीन लगा लेते हैं, ज्वार लगा लेते हैं जानवरों के लिए, और उसके बाद में सोयाबीन की कटाई के बाद में आलू की खेती करते हैं। हमारे यहाँ आलू की खेती की बड़ी ये होती है, क्योंकि आलू यहाँ पकता भी बहुत है, निकलता भी अच्छा है। तो आलू ज़्यादा बोते हैं, करीबन 80 बीघे में इस बार भी हमने आलू बोया था। उसके बाद में फिर जानवरों के लिए बरसीम लगाया। फिर इस बार एक नई खेती की शुरुआत और करी और करीबन 10 बीघा ज़मीन में गाजर लगाई। अब गाजर निकालने वाले हैं। आलू की खेती में अभी निकल रहा है आलू। तो ऐसे लगे रहते हैं, पांचों भाई संयुक्त है। हमारे यहाँ बहुएं ठीक ठाक है, तो कभी उन्हों में कोई लड़ाई झगड़े होते नहीं है। परिवार में ऐसी कोई कचानबाजी है नहीं। आप देख ही रहे हैं कि हमेशा हम साथ में रहते हैं। हमारे दादाजी के समय में यहाँ पर हमारे पास 30 बीघा ज़मीन थी। दादाजी और पिताजी उसी में खेती करते रहे। फिर हमारे पास दूध का धंधा अच्छा रहा, तो दूध से जो आमदनी होती थी तो हमारे पापा जी बैंक बैलेंस नहीं करते हुए खेती खरीदते रहे। तो उन्होंने आज हमारे पास 130 बीघा ज़मीन कर दी। ये हमारे छोटे भाई रामराज और ये हुकमचंद, ये दोनों अपने कृषि विज्ञान केंद्र कस्तूरबा ग्राम से सहयोग लेते रहते हैं। वहाँ के वैज्ञानिकों से सलाह मशुरा करके ही फसलों का चयन करते हैं और ज़्यादातर उन्हीं की सलाह के ऊपर ही खेती करते हैं हम। अभी हमारे पास में आलू जो निकल रहा है और 2 नई वेराइटी लगाई है, जैसे कि गाजर और शलगम। वो भी कृषि विज्ञान केंद्र वालों ने ही सलाह दी थी कि आप थोड़ा सा कुछ हटके भी लगाओ, तो कुछ अपने को अलग से भी उसका बेनिफिट मिल सके। खाद की क्या है कि हम ज़्यादातर सरकारी खाद तो यूज़ करते ही नहीं है। और आप देखोगे कि हमारे पास जानवर बहुत है, तो हमारे पास करीबन 200 ट्राली, यानी कि जो अपनी ट्राली रहती है नॉर्मली 10 बाय 10 वो रहती है, तो उस पर हम यानी कि 200 ट्राली हमारे पास खाद हर वर्ष तैयार हो जाता है, गोबर का खाद। तो जिसको कुछ तो हम केचुआ खाद बना लेते हैं और कुछ गोबर गैस से जो खाद निकलता है वो, और बाकी सबका मिश्रण करके ने वही डालते हैं। तो इसलिए हमारा खेती में से उपज का अच्छा ये रहता है। मार्केट के हिसाब से जो समय पे जो रेट रहते हैं, तो जैसे सोयाबीन के रेट शुरू में डाउन हो गए थे तो हमने उसका स्टॉक कर लिया था। उसके बाद में क्या है कि जैसे अब छोटी फसलें हैं, सब्जी वगैरह है, उनका रेट मार्केट तो अच्छा चल रहा है। तो
एक भाई रामराज जो है ये मार्केट जाता है, फसलों की पूरी इसको ये रहता है कि कौन सी चीज़ का भाव ठीक है तो वो बेच भी देते हैं। कृषि एक ऐसी चीज़ है कि अपन खुद ही उसको तैयार करते हैं, खुद ही उसमें से फसल निकालते हैं, तो उसकी एक खुशी अलग मिलती है। अब जैसे हम पांचों भाइयों ने पढ़ाई भी की, पढ़ाई करने के बाद में हमने कृषि को इसीलिए ये किया कि अगर हम नौकरी करने चले जाते तो अगर दूर दूर चले जाते तो आज हम संयुक्त नहीं रह पाते। तो इस कारण से हमने एक यही फैसला किया। हमारी मम्मी जी का यही कहना था, जो कि वो काफ़ी गहराई से सोचती है, उनका नाम कौशल्या बाई चंदेल है, वो काफ़ी गहराई से सोचती है। तो उन्होंने एक चीज़ यही बताई हमारे को कि अगर आपको इकट्ठे रहना है और संयुक्त रहना है तो आप कृषि पे ध्यान दो। तो हमने पढ़ाई लिखाई के साथ में भी कृषि पे पूरा ध्यान दिया, तो आज हम सारे भाई संयुक्त हैं। ये है मेरा इंडिया कार्यक्रम में हम आपको देश के विभिन्न किसान भाइयों से मिलवाते हैं और नई तौर तरीके से होने वाली खेती, पशुपालन की जानकारी आप तक पहुंचाते हैं। अगले कार्यक्रम में फिर मुलाकात होगी। नमस्कार। लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए, कदम बढ़ाई रहे नहीं रुकने पाए। लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए, कदम बढ़ाए रहे नहीं रुकने पाए। हिंसा की घृणित कहानी नहीं चले, बहुत हुआ अब भाई भाई मिले गले। विघटनकारी मनोवृत्ति उनसे निकले, उग्रवाद आतंकवाद का पथ चले। अब भाई भाई मिले गले, आजादी का खून नहीं ढकने पाए। लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए, लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए। आज मुल्क फिर से कुर्बानी मांग रहा, हमने वतन फरोशों का भी वार सहा। देशभक्त फिर गरम खून से रहे नहा, आदर्शों की निर्माणों की दिशा यहाँ, दिशा यहाँ, दिशा यहाँ। बाहर का षड्यंत्र नहीं चलने पाए, लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए, लोक
बुझने पाए। ये है अमर शहीदों की अनुपम कक्षा, बूंद बूंद से करो देश की तुम रक्षा। राजधर्म ने दी हमको पावन शिक्षा, नहीं वतन का कभी विकृत होवे रक्षा। शीशे की दीवार नहीं बनने पाए, लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए। लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए। लोकतंत्र का दीप नहीं बुझने पाए। कदम बढ़ाने रहे नहीं रुकने पाए। कदम बढ़ाने रहे नहीं रुकने पाए। कदम बढ़ाने रहे नहीं रुकने पाए। कौन बनेगा करोड़पति से? देखिए मेरे पास आपके किसी भी सवाल का जवाब देने के लिए टाइम नहीं है। मैं ऑफिस के लिए वैसे भी लेट हो रहा हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, मैं वो वाला